केलं तरी काही प्रॉब्लेम येत नाही. यस, वी कैन प्रैक्टिस, है ना। हमने ये लिया है ना, मतलब एक कॉमन मुद्रा पैटर्न भी लिया है, जैसे सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, डायनेमिक मुद्रा। वैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ठीक? वैसे ले तो सकते बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस हो जाएगा वो। हैं। अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। That is the thing. अ, Smile. हाँ। अभी कुछ चीजें ढूंढना पड़ती, नींद के लिए कौन सा बोला सर आपने? सोल, सोल के कंट्रोल में आता है ना नींद, हम सीखेंगे उसे। ब्रांचेस में। ब्रांचेस बाद में मैं डिस्कस बताता हूँ, नहीं ओके तो ये सर। कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी। ओके। बाकी लोग ज्वाइन होने तक जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। जस्ट स्माइल एक्टिवेशन, ब्रीद एंड स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीद एंड स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान, स्माइल की तरफ पूरा ध्यान। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल इमोशन। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल इमोशन। और पटेल। इस दुनिया में जब हम फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुए तो स्माइल के साथ ही हुए। बाद में ब्रीथ को एक्टिवेट किया है। इवन अगर आप, हम गर्भावस्था में थे, आजकल सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में हम समझ पाते हैं द एम्ब्रियो इज स्माइलिंग। माँ के गर्भ में थे, स्माइलिंग थे। न्यूट्रल स्माइल थी, बैलेंस स्माइल थी, हार्मोनी में थी। और बाद में फिर जैसे जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आए तो फर्स्ट क्राई फॉर द ब्रीथ, आउटर ब्रीथ, इंडिपेंडेंट ब्रीथ। माँ के गर्भ में थे तब ब्रीथ के लेवल पे भी, ब्रीथ के लिए भी हम डिपेंडेंट थे माँ के ऊपर। जैसे हमने माँ के गर्भ से बाहर इस दुनिया में एंट्री ली तो फर्स्ट क्राई इज अ स्माइल स्टेट। व्हाई स्माइल स्टेट? व्हाई स्माइल स्टेट? फॉर द ब्रीथ, ब्रीथ इंडिपेंडेंट ब्रीथ। ओके, जो कुछ भी हम इंडिपेंडेंट लेवल पे करते हैं वो सब स्माइल एक्टिविटी है। जो कुछ भी हम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस को समझना चाहते हैं वो स्माइल एक्टिविटी है। भले बाहर से लोकल लेवल पे क्राई लगे, एंगर लगे, इमोशंस कौन सा भी हो, लेकिन स्माइल इज द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से मतलब लिबरेशन, मुक्ति। सो फर्स्ट क्राई वॉज ऑल्सो द स्माइल स्टेट। फर्स्ट क्राई वॉज ऑल्सो द स्माइल स्टेट। Every action for the independent is the smile activity। यहाँ पे आप लोकल लेवल पे इंडिपेंडेंट मत समझिए। मुझे जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंसी का संकेत नहीं है। इंडिपेंडेंसी मतलब
हेल्प की जरूरत होती है, हेल्प ली जाती है, बट जरूरत हो तब, जरूरत नहीं है तब नहीं। सो बहुत गहराई में हमें शब्दों को समझना पड़ेगा। तो जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोलिए। ओके, एक्चुअली ना, स्माइल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। क्या क्या आपने शब्द सुन देखे, क्या क्या शब्द देखे हमने? मेडिटेशन की व्याख्या देखी, स्माइल को समझने की कोशिश की। आज हम देखते हैं थोड़ा सा व्हाट इज द ट्राई ओरिजिन, क्योंकि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति क्या है हमारी? स्वयं पूर्ण चिकित्सा। स्वयं पूर्ण चिकित्सा, स्वयं पूर्णत्व को समझना। चिकित्सा की दो, चिकित्सा को दो शब्दों से समझा जाता है। एक है उपचार, उपचार में निदान आता है, निदान आता है, जो प्रक्रियाएं करते हैं वो प्रक्रियाएं आती है, और हीलिंग आता है, रिस्पॉन्स। ओके। और दूसरा होता है, शब्द आता है जिज्ञासा। चिकित्सा के दो मीनिंग होते हैं। एक उपचार, उपचार में क्या क्या आता है? निदान, जो कुछ भी हम प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, मतलब मुद्रा, ध्यान, प्रक्रिया, और उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स, है ना। इसको आप अगर देखते हैं तो निदान, प्रोसेस, डायग्नोसिस, प्रोसेस एंड हीलिंग, मतलब रिस्पॉन्स, इसको हम उपचार कहते हैं। और स्वयंपूर्ण चिकित्सा जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा या ज्ञान, ज्ञान के साथ समझ के जो कुछ भी डायग्नोस किया जाता है, जो प्रक्रिया की जाती है, हीलिंग किया जाता है, रिस्पॉन्स आता है, तो उसको हम कहते हैं स्वयं पूर्ण चिकित्सा। मतलब आप अगर समझ रहे हैं तो ये बहुत डीप डायमेंशन का सब्जेक्ट हम समझने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, जहाँ पे जिज्ञासा के साथ, ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ, स्माइल के साथ हम उपचार करते हैं, मतलब डायग्नोस करते हैं। मुझे कहाँ पे तकलीफ है, मेरे शरीर लेवल पे है या मन लेवल पे है, हमारे ऊर्जामय शरीर पे है, कहाँ पे एग्जैक्टली तकलीफ है, इसको हम डिटेल समझेंगे, है ना। जैसे 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 हम समझते जाएंगे वैसे वो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारी बॉडी लेवल पे तकलीफ है
या हमारे मन के लेवल पे तकलीफ है, या हमारी ऊर्जामय शरीर में है, या सोल डायमेंशन की। हम अगर बॉडी लेवल पे कुछ तकलीफ है तो बॉडी लेवल पे उपचार करेंगे तो क्या फायदा होगा? क्या खाली बॉडी लेवल पे करेंगे तो नहीं, हम उसको डिटेल समझेंगे। तो आज से हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं अपने आप को समझना। क्योंकि उसके पहले एक सिद्धांत हम समझते हैं आज और कल, जो हमारी स्वयंपूर्ण चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका उसका नाम है ट्राई ओरिजिन। क्या नाम है? क्या कहते हैं उसको? ट्राई ओरिजिन। व्हाट इज मीन बाय ट्राई? यस प्लीज। ट्राई मतलब क्या? TRI, ट्राई, तीन। ट्राई का मतलब होता है तीन। ये सिद्धांत अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत क्या कहता है, इस दुनिया में, वहां पे लिख के रखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी निर्माण होता है, क्रिएट होता है, क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एवरी एग्जिस्टेंस। मैं पहले इसमें बताता हूं। क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एवरी एग्जिस्टेंस is because of three active plus two पैसिव या पैसिव फोर्सेस। इस दुनिया में जो कुछ भी क्रिएट होता है, निर्माण होता है, मेंटेन होता है या चलता है, उसके पीछे कौन कारणीभूत है? थ्री एक्टिव प्लस टू पैसिव फोर्सेस। फोर्सेस, चेतना। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, हम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते? एग्जिस्टेड है। कोई भी, ये पेन एग्जिस्टेड है या नहीं है? है। कोई भी चीज एग्जिस्ट होने के लिए और वो चलायमान होने के लिए हमें कितने फोर्सेस की जरूरत है? फंडामेंटली थ्री एक्टिव फोर्सेस एंड टू पैसिव फोर्सेस, मतलब पांच फोर्सेस। But because of the three forces are active in this process, so उसको कहा गया है ट्रायोरिजिन लॉ, ट्राई ओरिजिन, ट्रिनिटी। है ना? एक एटम, शब्द सुना है ना, एटम आप बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड का। एक एटम तैयार होने के लिए क्या क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उन सबको जोड़ के रखने के लिए एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूम या नो मास। एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं उसको, एंटी न्यूट्रिनो साइंटिफिक भाषा में, मतलब वैक्यूम। दैट इज द इनविजिबल फोर्स, दैट इज द फोर्स। और इन सबका मिलके फिर एक कंप्लीट एटम, दैट इज द फिफ्थ फोर्स। मतलब देर आर थ्री फोर्सेस आर एक्टिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके। जैसे आप अगर हिंदू माइथोलॉजी को समझते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, सृजन करने वाला। सृजन शब्द आता है, मालूम है? सृजन मतलब अपने आप क्रिएट होता है, क्रिएशन, सृजन। विष्णु का काम क्या है? चीजों को मेंटेन रखना। और महेश का काम क्या है?
लय करना। और इन तीनों का जो ओरिजिन पॉइंट है, जिसे कहते हैं हम उसको शिव तत्व, शिव। और इन सबके कंप्लीट फोर्स को कहते हैं हम अवतार। शब्दों सुनते जाइए। शिव इज द ओरिजिनेटर ऑफ द थ्री फोर्सेस, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इनका कॉम्बिनेशन, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का एक कॉम्बिनेशन और शिव का कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं अवतार। जो कुछ भी अवतार पुरुष कहते हैं ना, समझने के लिए, कि समझने के लिए श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, या हम खुद, हम खुद भी, हम खुद मतलब हमारा जो एक क्रिएशन है। प्रोफेसर कहते हैं हम खुद एक इनकारनेशन है, मनुष्य। हम अगर देखते हैं इस जीव सृष्टि में सबसे डेवलप्ड कौन है? सूक्ष्म जीव, एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन? यस प्लीज। सबसे डेवलप्ड कौन है? डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में कौन आगे है? ह्यूमन। ह्यूमन। सो ह्यूमन इज द केयर टेकर ऑफ दिस प्लेनेट। ह्यूमन इज द केयर टेकर ऑफ दिस प्लेनेट। बट सच में केयर कर रहा है क्या? मुझे प्रश्न पूछना पड़ता है। आज ह्यूमन केयर कर रहा है या महेश का रोल प्ले कर रहा है? ह्यूमन इज प्लेइंग द महेशा रोल, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। हम जो आज टेम्परेचर या बीमारियां समझ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि हम बाद में हम मुद्रा लेने वाले हैं। मैन मेड पोल्यूशन, ह्यूमन मेड पोल्यूशंस। पोल्यूशन को कौन, क्या ह्यूमन मेड पोल्यूशन की वजह से बीमारियां हैं या नहीं है? आज दिल्ली का टेम्परेचर है, मुंबई का है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों का। क्या दिल्ली में सांस की बीमारी हो रही है? बहुत सारे केसेस है, मेरे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स है जिनको ब्रेथलेसनेस शुरू हो गया है, तकलीफ होने लगी है, लंग्स के प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। वाई? किसने किया? एनिमल्स ने, प्लांट्स ने, या ह्यूमन? ह्यूमन प्ले। देखो, सिंपल एक बड़े से अक्षर में वहां पे लिख के रखो। अगर हम हमारे प्रकृति का, इन पंच तत्वों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बीमारियां ठीक नहीं होगी। अब दुनिया का नहीं देखना है, हमें हमारा खुद का देखना है। हम कितना ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल रखना है, जितना हो सके हमारी पॉसिबल। बहुत सारी चीजें हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम पंच तत्वों का, छोटी छोटी बातों में हम पंच तत्वों का ख्याल रख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। शायद मैं आज क्लास ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, मुझे गारंटी नहीं थी। अभी अभी मैं जस्ट आया हूँ, क्योंकि आज एक गवर्नमेंट एकेडमी है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एक पूरा ट्रेनिंग था, एक दिन पूरा। तो मैंने देखा वहाँ पे दे आर नॉट यूजिंग द प्लास्टिक्स। मतलब ऑलरेडी देर इज अ स्माइल, आई एम हैप्पी विद दिस थिंग। मुझे आनंद इस बात पे आता है जहाँ पे प्लास्टिक कम यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, नहीं के बराबर। सो दे आर यूजिंग द री, मतलब प्लेट्स थे, खाने के चम्मच थे, वो यूज कर रहे थे। कैसे? मतलब वॉशिंग, है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी केयर लेना। नहीं तो मुझे लगा था कि गवर्नमेंट मतलब बहुत सारी, है ना, बहुत अच्छी प्लेस लगी मुझे, एक ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे। शायद आज गवर्नमेंट के 100 लोगों को स्माइल हमने स्प्रेड कर दी। हमारा टारगेट रहता है आज के दिन में कितने लोगों को स्माइल को इंट्रोड्यूस किया, है ना। क्या रहता है मेरा मेरा टारगेट्स क्या रहता है? आपका टारगेट्स, आपका मतलब सबका कुछ ना कुछ तो एक टारगेट रहता है दिन में क्या करना है। तो मेरा टारगेट रहता है कम से कम एक 10 लोगों को तो आज स्माइल को इंट्रोड्यूस कर दो। मतलब स्माइल मतलब रियल स्माइल, है ना, प्लस माइनस होता है। तो इस वेरी, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ वहाँ पे
नॉन प्लास्टिक है, एनवायरनमेंट क्लीन है। क्योंकि बीमारियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे पंच तत्वों का डिस्ट्रक्शन, पंच तत्वों में बदलाव। क्योंकि हमारा शरीर कैसे बना है, हम पंच तत्वों की मुद्राज लेने वाले हैं। हमारा शरीर किससे बना है? एक एटम भी किससे बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किससे बने हैं? पंच तत्वों से। तो हम जब पंच तत्वों की बात करेंगे तो हम उसके ऊपर लेंगे। तो समझ में आ रहा है? तो एक ट्रायोजिन लॉ क्या कहता है? एवरी एग्जिस्टेंस इज क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय द three fundamental forces plus three active fundamental forces and two मूल मतलब ओरिजिन, मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, जो इनविजिबल है, जिसको हम सहजता से समझ नहीं पाते हैं, उसको हम कहते हैं इनविजिबल फोर्सेस। जैसे शिव तत्व और फाइनली अवतार, मतलब इनकारनेशन। सो आज के देवता देवी कौन है इस प्लेनेट पे? किसको बनना पड़ेगा? ह्यूमन। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कंसेप्ट देते हैं कि जो प्रकृति का काम करेगा, प्रकृति के लिए हेल्प करेगा, वो जी पाएगा ज्यादा देर। उसके उसके पीछे का कॉन्शियसनेस है कि हम आगे की पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मायने रखता है हमारे स्माइल स्पिरिट को, है ना, स्माइल स्पिरिट। ओके, सो एक ट्रायोजिन लॉ क्या कहता है? देर आर थ्री फंडामेंटल फोर्सेस। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक ह्यूमन बॉडी साइकिल, ह्यूमन बॉडी लाइफ साइकिल। ओके, ऑपरेशन साइकिल लेते हैं। कौन से फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं, उन फोर्सेस के नाम हम देखेंगे आज। हमारी बॉडी एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है, शरीर है हमारे पास, है। तो ये शरीर, इसको लिखिए, ऐसे लिखते जाना है हमें। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम। ट्राई ओरिजिन ऑफ बॉडी, बॉडी स्पेसिफिक मैं बॉडी यूज कर रहा हूं, बॉडी लाइफ साइकिल। मतलब शरीर कौन से अवस्थाओं से गुजरता है। मतलब अवस्थाएं, शरीर की कौन सी अवस्थाएं। कहाँ से शुरू करेंगे? शरीर की कौन सी अवस्था? शरीर, चलो जीवन, बॉडी लाइफ, बॉडी की लाइफ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? इस लाइन को हम कहते हैं बॉडी लाइफ साइकिल। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बॉडी की कौन सी फर्स्ट अवस्था, कौन से अवस्था में हम रहते हैं? बाल्यावस्था। हम्म, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। क्या बाल्यावस्था भी से भी पहले एक अवस्था होती है हमारी? गर्भ। गर्भावस्था। गर्भ, हाँ। माँ के गर्भ, एम्ब्रियो लाइफ, है ना? क्या एम्ब्रियो लाइफ थी आपके लिए? कितने लोगों को याद है एम्ब्रियो लाइफ? बहुत मायने रखेगा। एम्ब्रियो लाइफ कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो थोड़ा सा। माँ के गर्भ में थे तब कैसे थे, कितने लोगों को याद है? क्या ये मायने रखता है? माँ के गर्भ में जब आप थे, तब आपके माँ के मन की अवस्था, आपके शरीर की अवस्था, या आपकी बॉडी की डेवलपमेंट मायने रखता है? देखो आज बहुत सारे लोगों को आफ्टर 40, आफ्टर 50 एज के बाद में पता चलता है कि ये जन्मजात बीमारी है। होती है ना, होती है। अभी जन्मजात बीमारी को आप क्या करेंगे? फिर हम चले गए आगे, आगे निकल गए। सो हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, कुछ मुद्राज है, कुछ मेडिटेशंस है। with the help of these meditations, with the help of these mudras, we can support us as well as others। एम्ब्रियो लाइफ क्या मायने रखता है? नहीं रखता है। माँ के गर्भ में एक बच्चा जब पल रहा है, तब उसके ऊपर जो संस्कार होते हैं, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन पे होता होगा या नहीं होता होगा? इसीलिए तो माँ को हेल्थ मेंटेन करने की कोशिश की जाती है ना, बहुत बार।
आप बहुत बार गर्भ संस्कार होते हैं, सपोर्ट होता है, चलो हम अभी सपोर्ट कर, लेकिन हमारे लिए तो हमारी गर्भावस्था, क्योंकि हम गर्भावस्था से गुजर के आए। गर्भावस्था में हमारी बॉडी ग्रोथ होती है ना, शरीर की ग्रोथ, बहुत बार ये हमें पता नहीं चलता है। देखो, जेनेटिक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से सोराइसिस डेवलप हो गया, अचानक से रूमेटाइड अर्थराइटिस डेवलप हो गया, अचानक से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डेवलप हो गई, अचानक से एटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये कभी कभी गर्भ अवस्था में जो इम्पैक्ट हुए हैं वो कारण हो सकते हैं। तो अभी उसके लिए हमें क्या करेंगे? इसके लिए तो दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्प नहीं है उसको ठीक करने के लिए। बट थैंक्स टू प्रोफेसर, थैंक्स टू द सिस्टम, स्माइल सिस्टम, देयर आर सम टेक्निक्स, उसके माध्यम से मैं ये नहीं कहूंगा कि बीमारी पूरी तरह से चली जाएगी, बट उस बीमारी के वजह से जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ से हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते। सो वंडरफुल और नॉट, मतलब हम एम्ब्रियो गर्भावस्था के बीमारियों को भी, मैं ठीक नहीं कहूंगा, लेकिन सफरिंग से, तकलीफ से मुक्त हो सकते। बहुत बार बहुत बार एक बच्चों को बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसमें हमें ये हेल्प कर सकते। ओके, बाय बर्थ। कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है, बताओ? चलो, मुझे बताइए, गर्भावस्था के लिए एक फोर्स कारणीभूत होता है, फर्स्ट फोर्स, इसे कहते हैं हम जीरो फोर्स। जीरो फोर्स क्योंकि ये जीरो वर्ल्ड से कनेक्टेड है, माँ के कनेक्टेड है। इसका नाम प्रोफेसर ने दिया है, ये नाम बदल नहीं सकते हैं, पहले ही मैं बताता हूं, नहीं तो बहुत सारे बाद में सजेशन आते, सर इसके नाम अलग रखेंगे, तो नहीं रख सकते, इसके नाम ऐसे ही रखने पड़ते हैं। इसका नाम है, ये जो फोर्स गर्भावस्था के लिए कारणीभूत है हमारे, उसका नाम है न्यूटो फोर्स। क्या नाम है उसका? न्यूटो। क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक है अव्यक्त होना, नहीं व्यक्त होना। गर्भावस्था में कुछ व्यक्त होता है क्या? एक सेल फॉर्म में थे, अव्यक्त। जीरो फोर्स, इसको नाम है जीरो फोर्स। इसका नाम क्या है? न्यूटो। न्यूटो, याद रखना है, न्यूटो। ओके, अव्यक्त, इसका कैरेक्टर क्या है? अव्यक्त। हम अव्यक्त से व्यक्त की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जीरो फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है। अभी अभी मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो आपको गर्भावस्था याद नहीं आई ना, बाल्यावस्था याद आई, मतलब गर्भावस्था इजीली ध्यान नहीं रखते, इसलिए पैसिव फोर्स है। हम गर्भावस्था में कुछ कर रहे थे क्या, या माँ के माध्यम से सब कुछ चल रहा था? आपकी सांसें भी किसके माध्यम से चल रही थी? सांसें ले रहे थे क्या? आपके माँ के नाल से, मतलब जो बोलते हैं ना एम्ब्रियो कॉर्ड, उससे चल रहे। आपका भरण पोषण, मतलब हम गर्भावस्था में कैसे थे? कैसे थे? करो ऐसे, ऐसे, ऐसे थे, और बिल्कुल स्माइल, स्माइल के साथ। ओके, गर्भावस्था, बिल्कुल रिलैक्स्ड। गर्भावस्था में कितने लोगों को जॉब का स्ट्रेस था? गर्भावस्था में कितने लोगों को पैसे की स्ट्रेस थी? गर्भावस्था में कितने लोगों को मेरा फ्यूचर कैसे होगा इसका स्ट्रेस था? नहीं था ना? क्या था? लेकिन शायद माता पिता को स्ट्रेस वहां से देने की आदत बन गई है लोगों को। मतलब वो अभी, आपने थ्री इडियट्स पिक्चर देखा है ना? थ्री इडियट्स में वो बहुत अच्छा डायलॉग है, वो बोलता है ना, अभी से, मतलब बेटा हुआ तो इंजीनियरिंग, और बेटी हुई तो मेडिकल। तो वो बोलता है ना कि अभी से क्यों शुरुआत कर रहे हो, वो पहले बाहर तो आने दो, उसको जिंदगी जीने दो। ये फैक्ट है। आप, हमारे बच्चों में बहुत सारी जो बीमारियां आ रही है, क्या ये मायने रखता है हमें उनको क्या दे रहे हैं? बाल्यावस्था की बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको। बच्चों का स्कूल कब का होता है आजकल? जो बच्चों का, मतलब लोअर केजी अपर केजी में जाते हैं, उनका स्कूल का टाइमिंग क्या है? क्या टाइमिंग होता है जनरली?
अर्ली मॉर्निंग होता है ना, होता है या नहीं होता है? और आपको पता है एक बच्चे के लिए स्लीप कितना जरूरी है? कम से कम 10 घंटे 12 घंटे उसको सोना जरूरी है। और उसको हम क्या कर रहे हैं, आधे नींद से उठा रहे हैं। दैट आर द कॉजेस ऑफ देयर कॉन्स्टिपेशन, दैट आर द कॉजेस ऑफ देयर। बट इसलिए हमें समझना पड़ेगा, ऐसा स्कूल चूज करना पड़ेगा जहाँ पे टाइमिंग दोपहर का हो। और कॉलेज के स्टूडेंट का टाइमिंग कहाँ का कब का होता है? एजुकेशन सिस्टम में टाइम बदलना पड़ेगा। कॉलेज कॉलेज कब शुरू होता है? दोपहर में। जल्दी उठना किसको चाहिए? जो एडल्ट है, ऊपर वाले हैं, कॉलेज टाइप कॉलेज में जाने वाले हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनका दोपहर का टाइमिंग होना चाहिए। इट्स अ फैक्ट। टाइम इज इंपॉर्टेंट और नॉट? टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर रूटीन्स। रूटीन बदल जाता है, उनका बॉडी क्लॉक चेंज हो जाता है। बहुत सारे मायने, ये यहाँ पे हीलिंग करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। ओके, हमारा भी कभी कभी बॉडी क्लॉक चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? हमें भी अगर बचपन में जल्दी उठ के जाना हो रहा है और हमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो यहाँ पे जाके हमें मुद्रास को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान को करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे हम समझते एम्ब्रियो लाइफ के बाद में क्या आता है? कौन सी लाइफ आती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के लिए एक फोर्स जरूरी होता है। बाल्यावस्था के लिए एक फोर्स जरूरी होता है, जिसे कहते हैं हम, क्या होता है बाल्यावस्था में? एडल्सेंट एज। एडल्सेंट एज, बाल्यावस्था, उसमें क्या होती है? मतलब बाल्यावस्था कब बोलते हैं? माँ के गर्भ से बाहर आना, बाहर आने के बाद, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ टू, आफ्टर बर्थ टू कौन सा एज? एडल्सेंट एज कब तक है? आपकी हाइट कब तक बढ़ती है? हाइट, बॉडी की ग्रोथ कब तक होती है? कौन से एज तक? शरीर की ग्रोथ कब तक होती है? कौन से एज तक? 18। 21 ईयर्स। 24। ओके। 24 या 21 या 23 तक हम बोल सकते हैं, बट आइडियली 21 ईयर्स। इस ग्रोथ के लिए एक फोर्स जरूरी है। इस ग्रोथ के लिए, इस एक्सपांशन के लिए, बॉडी इज एक्सपांडिंग ना, एक्सपांडिंग, ग्रोइंग। इसका काम क्या है? इस फोर्स का काम क्या है? ग्रोथ करना, ग्रोथ, एक्सपांशन करना। बॉडी को एक्सपांड, किसी भी चीज को एक्सपांड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ट्रायोजिन का। ये सब जगह पे किसी बिजनेस को भी एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड। और इसका नाम दिया है प्रोफेसर ने, ये 1 नंबर का फोर्स है। ये जीरो है तो ये 1 नंबर का, इसका नाम दिया है प्रोफेसर ने, हेटेरो फोर्स। हेटेरो, हेटेरो मतलब, हेटेरो, इसको ऐसे लिखा जाता है, हेट्रोफोर्स। हेट्रो, इसका नाम हेट्रो है, सिंपल। जो ये हेट्रोफोर्स क्या काम करता है? एक्सपांड करना, ग्रो करना, व्यक्त होना, एक्सप्रेस होना। इसीलिए रेड कलर दिया गया है। रेड कलर मतलब, रेड कलर से क्या दिया दिखाया जाता है? एक्सप्रेशन, एक्सपांशन। इस फोर्स का काम क्या है? एक्सपांशन, ग्रो, चेंज। इस एज ग्रुप में बच्चे चेंजेबल होते हैं ना, ऑलवेज चेंज। उनके डिसीजंस देखो चेंजिंग होते हैं। ग्रोइंग एज के बच्चे, दे ऑलवेज वांट टू द चेंज। देखा है आपने कभी? एडोलसेंट एज, एडोलसेंट के बच्चे मतलब जो ग्रोइंग है, ऑलवेज चेंजिंग, एक जगह पे बैठते नहीं है। छोटे बच्चे एक जगह पे बैठते हैं क्या? चेंज। तो ये चेंज, उसका कैरेक्टर है चेंज, हेट्रोफोर्स। जीरो फोर्स कौन सा है? न्यूटो फोर्स का कैरेक्टर क्या है? अव्यक्त होना, बिल्कुल साइलेंट रहना। माँ के गर्भ में चेंज हो रहे थे हम, लेकिन जीरो वर्ल्ड से कनेक्ट होना, अव्यक्त रहना, एक्सप्रेस नहीं होना। ओके, चेंज था बट साइलेंट। और हेट्रो क्या करता है? ग्रोथ, ग्रो करना।
कितने साल तक ग्रो होना चाहिए? 21। मुझे जस्ट एक इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन, अगर आपका हेट्रोफोर्स ही चलता आगे भी, काम बन पाता? कंप्लीट होती लाइफ? नहीं। मतलब हाइट कैसे बढ़ती रहती? बढ़ती 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 रहती। इसलिए एक फोर्स आता है, मेंटेनेंस फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स, जरूरी है। मैं थोड़ा सा उसके पहले एक फोर्स देता हूं दूसरा। ये ग्रोइंग फोर्स है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट एक फोर्स होता है, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, एक बिल्कुल अपोजिट, एक नीचे आने वाला फोर्स। ग्रोइंग, बाल्यावस्था, या फिर एम्ब्री एम, इसको कहते हैं एडल्संट, एडल्संट, या फिर बाल्यावस्था, या फिर इसको क्या कहते हैं हम जनरली, क्या कहते हैं बाल्यावस्था से भी? प्रौगंडावस्था शब्द आता है, कौन सा? प्रौगंडावस्था, एडल्संट, एडल्संट। मतलब जहां पे बॉडी ग्रोथ कर रही है, बॉडी चेंजेस, फीमेल में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मेल में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सो दैट इज द थिंग। और बिल्कुल इसके अपोजिट क्या है? ये ग्रोइंग है तो बिल्कुल बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? बुढ़ापा, ओल्ड एज, बिल्कुल अपोजिट। इसमें एक्सपांशन, इसमें एक्सप्रेशन, एक्सपांशन, ग्रोथ, इसके इसमें क्या होता है? बुढ़ापे में बॉडी क्या होने लगती है? क्या होने लगता है? कॉन्ट्रैक्शन। वहां पे लिख के रखिए, बॉडी क्या होने लगती है? क्या लगता है आपको? बुढ़ापे में अवयव आपके, हमारे ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। धीरे धीरे रिंकल्स आने लगते हैं, आते हैं ना? बुढ़ापे की शुरुआत कब होती है? बायोलॉजिकल बुढ़ापा। आप तो बोलेंगे कि सर अभी तो हम जवान है। 60 साल के लोग भी, 60 साल के बच्चे बोलते हैं हम अभी जवान है। वो मन से जवान होते हैं, बट एग्जैक्टली बॉडी का डिक्लिनेशन कब शुरू हो जाता है? एग्जैक्टली बॉडी का एजिंग कब शुरू हो जाता है? 40 years. 40. 40। 40. 40, ब्युटिफुल। वाय 40? आपण 40 म्हणतो त्यात मराठीमध्ये. यस। हमें पहले जो सिम्टम आता है हमारी आईज में आ जाता है। मैं भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ, मुद्रा करता हूँ, मुझे चश्मा कैसे लगेगा? तो मेरे मेरे जो मित्र है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि ये चश्मा आपके अकॉर्डिंग टू बॉडी एज के हिसाब से आया हुआ है, बॉडी एज के हिसाब से। मतलब एजिंग, एजिंग का फर्स्ट साइन क्या होता है? हमारा चश्मा। तो आप बोलेंगे कि पहले के जमाने में चश्मा क्यों नहीं लगता था? पडते नाही. पहले के जमाने भी लगता था, समझ में आता था, लेकिन उनका रीडिंग, उनका स्क्रीनिंग कम था, इसलिए वो जल्दी समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग पढ़ने में थोड़ा सा हमें क्या लगता है, जरूरी लगता है स्क्रीनिंग। मतलब 40 साल में फर्स्ट साइन कब आता है? कौन सा आता है? और बाद में धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं? बॉडी, मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, मन की नहीं, बॉडी की। तो बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? यस प्लीज। देखो, बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे से डरना है या बुढ़ापे को भी एंजॉय करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं पूछता हूं आपको क्या लगता है किस वजह से ये तकलीफ हो रही है? तो बोलते हैं सर बुढ़ापे की वजह से। बुढ़ापे के वजह से तकलीफ नहीं होती है, बुढ़ापे के सोचने की सोच वजह की से वजह होती है. से होती है, हाँ, सोच की वजह बुढ़ापे से की होती है. सोच की वजह से। देखो, नेचुरल बॉडी, मैं आई की बात कर रहा हूं। अगर, ध्यान से सुनो, अगर हमारा, क्या 40 ईयर में स्पाइन का डिजनरेशन होना ये नॉर्मल है? 40 ईयर्स में स्पाइन का डिजनरेशन होना नॉर्मल है क्या? नहीं, ये नहीं. अर्ली बुढ़ापा है।
नेचुरली कब आना चाहिए? 80 साल, 80 60। 80 ईयर्स के बाद, 75 80 ईयर्स के बाद में अगर कोई डिजनरेशन चेंजेस आ रहे तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते। बट अर्ली बुढ़ापा, अर्ली बुढ़ापे के लिए कौन सा फोर्स कारणीभूत है? मतलब जल्दी आ गया, 40 में ही आ गया, रिंकल्स आ रहे हैं चेहरे पे, ये 40 में आनी चाहिए क्या? नहीं। कब आनी चाहिए? आ सकते हैं, कब आनी चाहिए? आफ्टर 60, 65, 70। ओके। आजकल एक बहुत सारे लोगों को बीमारी जल्दी मिल रही है। बहुत सारे लोगों में ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, सेरेब्रल एट्रोपी आ जाती है, बहुत बार इन्फार्क्ट्स आ जाते हैं, या ब्लॉकेजेस, स्ट्रोक। हार्ट के ब्लॉकेजेस, ये बुढ़ापे के वजह से नहीं है। अगर हार्ट के ब्लॉकेजेस, मेरे पास अगर कोई केस आता है और हार्ट के ब्लॉकेजेस से 80 साल में, 90 साल में, तो मैं कहूंगा ये बुढ़ापे की वजह से आए हैं। बट 40 साल में, 50 साल में अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो ये बुढ़ापे का संकेत नहीं है। हमें समझना पड़ेगा हमारी शरीर कौन से एज में कौन से सिम्टम्स दिखाती है, हमें पता होना चाहिए। चश्मा आ गया है, इट्स ओके। चश्मा आ गया 40 में तो 45 में, इट्स ओके। बट अगर 40 50 में हमें डी जनरेशन आ रहा है, हमारा पानक्रियास काम नहीं कर रहा है, डायबिटीज आ रहा है 45 40 में, थायराइड आ रहा है, बीमारियां आ रही है, मतलब हम कहीं ना कहीं पे गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मतलब कौन सा फोर्स है बुढ़ापे के लिए? वहां पे लिख के रखिए, कौन सा फोर्स बुढ़ापे के लिए। यहाँ पे बुढ़ा, ये बहुत मायने रखेगा आपके लिए। बुढ़ापे के लिए फोर्स आता है होमो फोर्स। कौन सा फोर्स? होमो। इसके शॉर्ट फॉर्म भी लिखते जाइए। होमो का शॉर्ट फॉर्म है HO। हेट्रो का शॉर्ट फॉर्म है HE। न्यूटो का शॉर्ट फॉर्म है NO। ये दो अपोजिट हो गए फोर्स, ये ऊपर जाने वाला और ये नीचे आने वाला। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर बॉडी? व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? बॉडी कब कंप्लीट हो होमोफोर्स। जाती है? कौन सी प्रोसेस? शब्द से घबराना नहीं, नहीं तो बोलेंगे सर आप डेथ की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे डर लगता है या नहीं है? आज हम डर निकालेंगे उसका, है या नहीं है? है या नहीं है? मैं गारंटी आज देता हूं, वहां पे कोने में लिख के रखिए। अगर आप स्माइल टेक्निक्स यूज करते हैं, मैं एक्सीडेंटल डेथ की गारंटी नहीं दूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर एक्सीडेंटल डेथ की गारंटी। नेचुरल डेथ, मतलब अगर अगर ध्यान की प्रक्रिया प्रॉपर वे से करते हैं, आहार विहार करते हैं, तो आपके शरीर को 80 साल तक कोई टच नहीं कर सकता, कोई बीमारी टच नहीं कर सकता। ओह, कितने साल? कितने साल? कम 80 से कम ईयर्स। 80 साल। बस हो गया इतना? 80। 80 साल जीना चाहेंगे या ज्यादा जीना चाहेंगे और भी? सर जितना भी ज्यादा जीना है जीना फिट है जीना तो, है। फिट फिट जीना है। ज्यादा वो जीना इम्पोर्टेंट चाहते, है। देखो ज्यादा जीना चाहते तो प्रकृति का ध्यान रखो। आप 100 साल जी सकते हैं, लेकिन आपको प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा। आप अगर किसी सिटी में रह रहे, सिटी में रह रहे, तो 80 साल है। बिना बीमारी की बात कर रहा हूं मैं, बिना बीमारी की। अगर आप ध्यान की प्रक्रिया, स्माइल को समझते हैं तो। लेकिन अगर 80 के ऊपर बोनस चाहते हैं तो आपको नेचर में डाइवर्ट होना पड़ेगा, नेचर के साथ रहना पड़ेगा अभी से। बट ठीक है, आप नहीं, हमें हर एक को पॉसिबल नहीं है ना सब कुछ छोड़ के। तो 80 साल, 80 साल भी कैसे जिएंगे? स्माइल के साथ, जितना है। ओके। मतलब डेथ की चिंता करनी है या नहीं करनी है? क्यों करनी है चिंता? जरूरत नहीं है, बट प्रोसेस है। देखो वहां पे लिख के रखो, जब हम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं तो अपने आप चीजें बदल जाती हैं। जो आपको बीमारियां अभी तकलीफ दे रही है वो आपको तकलीफ नहीं देगी। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो लास्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज बर्थ, लास्ट पॉइंट इज द डेथ। प्रोसेस है बॉडी की। ओके।
सो उसके बीच में इसके लिए एक फोर्स जरूरी है, होमो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट डेथ प्रोसेस। लास्ट पॉइंट ऑफ द होमो इज द ये लाइफ साइकिल। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स कौन सा आएगा, इन दोनों अवस्था को जोड़ने वाला, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी। क्या कहते हैं हम, मैच्योरिटी। यहाँ पे हम 40 लिखते हैं ना, 40, 40 से शुरू हो गई टिल टिल नेचुरल डेथ पॉइंट। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 100 ईयर्स लिख सकते हैं, जी सकते हैं हम 100 ईयर्स, जी जी नहीं सकते ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने आप को समझ के जाना पड़ेगा। इस 40 से 100 और 21 से 40 की अवस्था को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी एज। व्हाट इज द एज फॉर द प्रेगनेंसी, व्हाट इज द आइडियल एज फॉर द प्रेगनेंसी। बॉडी अलाउ करती है 40 साल तक, 21 से 40 साल तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है जब तक मेनोपॉज नहीं होता है। बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल एज फॉर द प्रेगनेंसी, आइडियल एज फॉर द प्रेगनेंसी, कौन सा एज, आफ्टर 18। आफ्टर 21 to 40, 21 21 to टू 40, 40 40, तक हो सकता है। बट नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा एज, नेचुरल 28 बोल सकते हैं आप। ज्यादा से 21 ज्यादा to 28, 28, हाँ, 28 बिफोर 30। बिफोर बट 30। थैंक्स टू स्माइल मेडिटेशन 35 तक के एज को भी हमने स्माइल के माध्यम से प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसी तक हुई है। मेरे पास 2 केसेस है जिनकी एज 35 थी, फीमेल की, उनको भी स्माइल। बट 30, बिफोर 30, इफ वी आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, कोई व्यक्ति अगर प्लानिंग कर रहे, कोई कपल प्लानिंग कर रहा है, तो 30 के पहले, मतलब करियर हो या जॉब हो, उसको क्या करना है। बहुत बार आजकल एक प्रश्न उठता है, करियर या प्रेगनेंसी, इसके ऊपर मुझे शायद लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। आता है करियर या प्रेगनेंसी। अगर सच में कोई प्रेगनेंसी कपल प्लान कर रहा है तो पहले प्रेगनेंसी को प्राधान्यता देनी चाहिए, सच में करना है तो। बिकॉज वहां पे लिख के रखो, बायोलॉजिकली आफ्टर 30 प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, आईवीएफ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट जो आने वाला बच्चा है वो शायद शायद फिजिकली उतना फिट नहीं हो सकता जो बिफोर 30 में प्रेगनेंसी में होता। ओके, तो अगर पॉसिबल है तो बिफोर 30 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके ऊपर कोई, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं, बट दिस इज द लॉ। लॉ लॉ है, लॉ को नहीं बदल सकते। आफ्टर 30 एज क्या होने लगता है, बॉडी की क्या होने लगती है, धीरे 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 एजिंग होने लगती है। तो अगर एजिंग होगी तो प्रोडक्ट कैसे होगा, जो आने वाला प्रोडक्ट है कैसे होगा, स्पर्म हो, ओहम हो। आइडियली एक्चुअली मेल के लिए भी लेना चाहिए। एजिंग इज एजिंग ना, मेल हो या फीमेल हो, 40 के बाद तो एजिंग होगा ही। मतलब जो लोग सच में, जो कपल सच में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, आइडियल एज क्या है, 21 to 26 आइडियल एज फॉर द प्रेगनेंसी। बट ठीक है, अगर आगे एज चला गया है, प्रेगनेंसी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट स्माइल के साथ, मेडिटेशन के साथ उन बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों में होने वाले। ओके, सो इट्स अ फैक्ट। तो थोड़ा सा हमें नेचुरल लॉ को फॉलो करेंगे तो जीवन कैसे हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इस नेचुरल लॉ का नाम है ट्रायोजिन लॉ। तो कितने फोर्सेस हो गए देखो वहां पे, कितने फोर्सेस हो गए। इस फोर्स का नाम है, इस फोर्स का नाम है कनेक्टिंग न्यूट्रो। इसको कहते हैं कनेक्टिंग। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तीनों को कनेक्ट कर रहा है। हेट्रोफोर्स को कनेक्ट कर रहा है, होमोफोर्स को कनेक्ट कर रहा है, और इनविजिबली इस न्यूटो को भी कनेक्ट कर रहा है, इस न्यूटो लाइन को भी कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये हॉरिजेंटल, इसे कहते हैं कनेक्टिंग
न्यूट्रो, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर नहीं है, न्यूट्रो, आर, कनेक्टिंग न्यूट्रो, और इसका शॉर्ट फॉर्म है एन ई। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है एन ई। कितने कितने फोर्सेस हो गए? इसको नाम दीजिए 2 नंबर। ये गर्भावस्था का एक फोर्स, बाल्यावस्था का एक फोर्स, मैच्योरिटी का एक फोर्स, और ये कौन सा है? बुढ़ापे का एक फोर्स। 1 2 3 4, 4 फोर्सेस हो गए। और इन 4 फोर्सेस को कंप्लीट करने वाला एक जो फोर्स है, जिसे कहते हैं हम लास्ट पॉइंट, दैट इज द कंप्लीट फोर्स। कंप्लीट, इसको कंप्लीट न्यूट्रो कहते हैं। यहाँ पे 2 न्यूट्रो है, एक कंप्लीट न्यूट्रो और एक पार्शियल और कनेक्टिंग न्यूट्रो। देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 5 फंडामेंटल फोर्सेस। ये दो जो है, यहाँ पे देखो, ये दो, ये फोर्स और ये फोर्स, ये क्या है? किससे कनेक्टेड है? बेस लाइन से कनेक्टेड है, पैसिव है। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने वाले फोर्स है, ये 1 2 और 3। इसीलिए ट्रायोजन लॉ क्या कहता है? ये एक्टिव फोर्सेस है, ये पैसिव फोर्सेस। एक्टिव प्लस पैसिव मतलब इस दुनिया में किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होना है तो वहां पे कितने फोर्सेस की जरूरत है? 3 + 2, या फिर 3 एक्टिव और 2 पैसिव। ओके, दिस इज द बॉडी लाइफ साइकिल। आप एग्जांपल ले सकते हैं सूरज का डे साइकिल। नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वापिस नाइट। आ रहा है समझ में? नाइट इज द जीरो, न्यूटो। मॉर्निंग इज द सूरज राइजिंग, एक्सपांशन, हेट्रो, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में कनेक्टिंग न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो कितने बजे तक? 5 बजे तक। और 5 बजे के बाद सूरज ढलने लगता है। कब ढलने लगता है? कब तक? 8 बजे तक। होमो, ध्यान से सुनो, ये बहुत मायने रखता है। कुछ बीमारियां सुबह सुबह तकलीफ देती है, कुछ बीमारियां शाम को तकलीफ देती है, कुछ बीमारियां रात को तकलीफ देती है। तब हमें ये यूज करना आना चाहिए। हम उसका भी एक साइकिल लिखेंगे। ये हर जगह पे आपको मिलेगा। मौसम, मौसम कौन सा चल रहा है अभी? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? कितने मौसम होते हैं? कितने मौसम होते हैं? 4 मौसम होते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अभी कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम, स्प्रिंग। विंटर, ऑटम मतलब अक्टूबर हीट जो होती है। और समर, समर। ओके, सो सिंपल। एवरीवेयर देर इज अ ट्रायोजन, एवरीवेयर देर इज अ ट्रायोजन साइकिल। ओके, चलो मुझे इसका ट्रायोजन बताओ। घर से जाके ऑफिस या काम करके वापिस आने, घर पे आने का प्रोसेस, ट्रायोजन बताओ। घर से निकलना, वापिस घर पे आना। घर क्या हो गया? न्यूटो हो गया। घर से ऑफिस तक जाने का, हेट्रो। ऑफिस में काम करने का, कनेक्टिंग न्यूट्रो। ऑफिस में कनेक्टिंग न्यूट्रो के बाद में ऑफिस से वापिस रिटर्न होने के लिए होमो, फोमो। और वापिस घर में आना, न्यूटो। न्यूट्रो। कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या सब जगह पे ट्रायोजन दिख रहा है आपको अभी? समझ रहा है? समझना पड़ेगा हमें। अगर इस प्रोसेस को आप समझते हैं तो बहुत सारी चीजें। चलो, आपका आपका मनपसंद टॉपिक लेते हैं, शेयर, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं? बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। चलो, शेयर मार्केट, जीरो, स्टार्टिंग ऑफ द शेयर मार्केट। उसके बाद में शेयर्स ग्रो होना, कौन सा फोर्स? हेट्रो।
शेयर्स मेंटेन रहना, मेंटेन, नो ग्रोथ नो डाउन, कनेक्टिंग न्यूट्रल होता है ना, ग्राफ होता है। शेयर्स नीचे आना, फोमो, और शेयर्स वापिस जीरो की तरफ जाना, कनेक्टिंग कंप्लीट न्यूट्रल। मतलब होता है ना, ऊपर हॉरिजॉन्टल, नीचे, एवरीवेयर। कभी ईसीजी देखा है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट का, लाइन होती है, एक वेव ऊपर जाती है, एक पिक पे जाती है, वापिस नीचे आती है, वापिस। लहरें देखी हैं? लहरें आपने, समंदर की लहरें, समंदर की लहरें की शुरुआत न्यूटो, लहर ऊपर जाना, बड़ी लहर आती है ना, बड़ी लहर हेट्रो, थोड़ी देर के लिए मेंटेन होना, वापिस नीचे आना, होम। हमारा जीवन भी ऐसे ही चल रहा है, जीरो, ऊपर जाता है, मेंटेन रहता है, नीचे आता है, वापिस शुरुआत। इसे कहते हैं स्पाइरल ऑर्डर। क्या कहते हैं उसको? स्पाइरल। तो ट्रायोजन क्या कहते हैं? बस इतना आपको, ज्यादा मैं ट्रायोजन डिटेल नहीं जाऊंगा। ये ट्रायोजन फोर्सेस हमें याद रखने हैं, ये ट्रायोजन फोर्सेस हमें याद रखने हैं। ओके, कौन सा फोर्स है, कौन से, कितने फोर्स जरूरी है किसी भी चीज के लिए बैलेंस होने के लिए? कितने फोर्स? 3 + 2। वो कंप्लीट को छोड़ दो, कंप्लीट इज द बैलेंसर। 0 1 2 3, 0 1 2 3, 4 फोर्सेस। ओके, 0 फोर्स, 1 फोर्स, 2 फोर्स एंड 3 फोर्स। ओके, क्लियर? 4 फोर्सेस जरूरी है, चारों का मिलके फिर पांचवा बनता है कंप्लीट। कंप्लीट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, चारों को मिलके फिर कोई भी चीज कंप्लीट हो गई। एग्जाम का रिजल्ट क्या है? बच्चों को एग्जाम, बच्चे एग्जाम देते हैं, बच्चों के एग्जाम का रिजल्ट क्या है? कंप्लीट है। बट वो रिजल्ट आनंदमय कब होगा? जब उसने प्रिपरेशन ठीक किया होगा, पढ़ाई ठीक की हो गई, चिंतन मनन किया होगा और एग्जाम को कंप्लीट किया होगा, तब रिजल्ट स्माइलिंग होगा। तो हर जगह हम दौरा तोड़ा कल भी सीखेंगे। आज एक दिन में मैं ट्रायोजन पूरा नहीं सिखाऊंगा, धीरे धीरे हम जाएंगे। बट देर आर, कितने फोर्सेस की जरूरत है? 5 फंडामेंटल फोर्सेस। 5 मतलब 4 फंडामेंटल प्लस पांचवा कंप्लीट। ओके, थोड़ा समझ में आया? थोड़ा, मैं पूरा नहीं समझूंगा, थोड़ा। ओके, ठीक है। तो इसको हम हाथ में निकालते हैं। इस हाथ में वो फोर्सेस प्लान्ड है, इस हाथ में वो फोर्सेस प्लान्ड है। कैसे प्लान्ड है बताते हैं हम। कौन सा फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, कौन सी फिंगर कौन से फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, आज हाथ में निकालते हैं। उसका उसका जो एक्सप्लेनेशन है कल देखते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा फोर्सेस को लिखते हैं। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसको आपको याद ही रखना है, जैसे हम याद रखते हैं ना कुछ फॉर्मूलेज याद रखते हैं, ये स्माइल का फॉर्मूला है। यहां पे लिख के रखिए, ट्राई ओरिजिन फोर्सेस इन हैंड। कौन सा फोर्स कहां पे काम कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत मायने रखेगा। अभी लिख के रखिए, बाद में हम उसको कल इसको कैसे एक्सप्लेन करना है देखते हैं। मैं हर वक्त हाथ निकालता हूं, इसलिए निकालता हूं कि हमारा कॉन्शियसनेस और गहरा हो जाए। क्योंकि बहुत बार ये प्रेजेंटेशंस में बना के भी दे सकता हूं, बट वैसे नहीं होता है। क्लास में हमें समझना होता है।
This is complete. This is representing the complete force. Solution. Okay. Complete neutral. Which is the balancer. इसका शॉर्ट फॉर्म है बड़ा एन बड़ा ई. दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द ब्लैक कलर. कलर से भी आप याद रख सकते हैं. दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द न्यूटो फोर्स. न्यूटो. वाई न्यूटो मैं बताता हूं. न्यूटो इसका शॉर्ट फॉर्म है एन ओ. दिस फिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स होमो फोर्स. होमो HO. This finger represents connecting neutral. कनेक्टिंग न्यूट्रल. और इसका शॉर्ट फॉर्म है बड़ा एन छोटा ई. कभी कभी मैं इसको कंप्लीट भी बोलता हूं बट अभी आपके लिए समझ में ई है. ये ई कनेक्टिंग न्यूट्रल. और दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स हेटेरो. HE. Complete neutral is the combination of the फोर फोर्सेस. मतलब जो सबको इंक्लूड करता है या सबसे जुड़ा हुआ रहता है वो कौन सा फोर्स है? कंप्लीट न्यूट्रल. इसीलिए बहुत सारे सेंट डेथ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. कंप्लीट न्यूट्रल सबसे जुड़ा हुआ. कंप्लीट न्यूट्रल परिपूर्ण अवस्था. कंप्लीट न्यूट्रल. ये थंब और थंब का जो प्लेस है. ओके. देन हेट्रो होमो. सिंपल. ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. इसके यहाँ पे मंत्रा भी लिखते जाओ आपको समझने के लिए. न्यूटो का मंत्रा है अम. इसके सामने लिखिए या अम. दिस इज मंत्रा फॉर द न्यूटो. न्यूटो की फिंगर ये और न्यूटो का मंत्रा ये. हेट्रो का मंत्रा है आ. डिटेल पढ़ेंगे हम इसको बट लिखो अभी समझने के लिए. आ दिस इज आ मंत्रा. कल हमने आ मंत्रा लिया था ना. आम लिया था. होमो का मंत्रा है ओ. और कनेक्टिंग न्यूट्रो का मंत्रा है ए. ए या फिर इसको कहते हैं ई. ए या ई. ए. और कंप्लीट न्यूट्रो का मंत्रा है ई. EH. ई. ए और ई में फर्क है. ए इज थोड़ा सा
ए एंड ई, थोड़ा सा फर्क है। ओके, कंप्लीट न्यूट्रो का मंत्रा कौन सा है? ई। न्यूटो का मंत्रा अम, उम। होमो का मंत्रा ओ। कनेक्टिंग न्यूट्रो का मंत्रा ई। और हेट्रो का मंत्रा आ। ओके, सो आज लिख के रखेंगे हम, कल इसके बारे में डिटेल समझेंगे। हमारे हाथ में कौन से ये 4 दिन आपको यहाँ पे इसके नाम लिखने हैं, क्योंकि ये डायग्राम बहुत मायने रखेगी। क्योंकि इन फोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है उसके हिसाब से हम अपने आप को बैलेंस करने वाले हैं। ओके, डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो न्यूटो, अम, आ। अभी शॉर्ट में बताओ, एम्ब्रियो लाइफ के लिए मुद्रा कौन सी आएगी? एम्ब्रियो लाइफ के लिए, गर्भावस्था के लिए न्यूटो, अम मंत्रा। बाल्यावस्था के लिए हेट्रो, आ मंत्रा। तारुण्यावस्था के लिए कनेक्टिंग न्यूट्रो, ई मंत्रा। और वार्धक्य के लिए या ओल्ड एज के लिए ओ मंत्रा। बहुत सारे लोगों को जल्दी ओल्ड एज आ जाता है, उनके लिए कौन सी मुद्रा? ओ। मुझे लगता है सबको ये लगानी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी क्या हो गया, हमारा एजिंग हो गया है। तो ये सबके लिए यूज करनी पड़ेगी। जल्दी डायबिटीज आ गया, जल्दी बीमारी आ गई, एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स जल्दी आ गए, तो इसके लिए हमें आज हम थोड़ा सा एक मेडिटेशन लेते हैं। इसमें कुछ डाउट है, डाउट अभी कंप्लीट होने के बाद आप पूछिए। कल मैं कंप्लीट करता हूँ इस टॉपिक को, देन उसके ऊपर पूछिए। अभी आप नोट डाउन करके रखिए डाउट। ओके, ठीक है, कल हम लेते हैं। आज हम एक ट्रायोर्जिन ऑर्डर का एक मेडिटेशन लेते हैं। इसे कहते हैं डायनामिक मुद्रास। ऐसे करना है, मेरे साथ बोलो न्यूटो, न्यूटो। मेरे साथ बोलो न्यूटो, सब लोग न्यूटो। न्यूटो। अनम्यूट अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके, क्योंकि ये मायने रखता है। यूटो। न्यूटो, न्यूटो। हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो। तो कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। होमो। 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 हाँ, न्यूटो इज फॉर एम्ब्रियो लाइफ। आज के लेक्चर में न्यूटो इज फॉर एम्ब्रियो लाइफ, गर्भावस्था। देखो, आप उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली देखो। जब हम न्यूटो बोल रहे हैं और गर्भावस्था बोल रहे हैं, मतलब हमारी जो गर्भावस्था में जो संस्कार हुए हैं, हमें तकलीफ हुई है, उसको हम क्या कर रहे हैं? डिजोल्व कर रहे हैं। अच्छे बुरे जो कुछ भी हुए हैं, मतलब गर्भावस्था की बीमारियों को भी हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ये क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हमारे शरीर के साथ अगर कोई तकलीफ हुई है, तो उसको हम कर रहे हैं बैलेंस, हेट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो मतलब मैच्योरिटी, उस एज ग्रुप में हमें कोई अगर तकलीफ हुई है तो उसको भी यूज कर रहे हैं। और वार्धक्य अवस्था मतलब जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, तो उसके लिए भी। सो न्यूटो, हेट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो, होमो, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें इसके अंदर लिखने वाले हैं। इसलिए फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप आज हमें मुद्रा कौन सी करनी है? ये चैंटिंग करना है। पहले फोर्स बोलना है और मंत्र बोलना है, लाइक दिस। न्यूटो, न्यूटो। न्यूटो का मंत्र क्या है? हम्म। हेट्रो का मंत्र कौन सा है? आ। कनेक्टिंग न्यूट्रो का मंत्र कौन सा है? ए भी लिख सकते हैं, हे भी लिख सकते हैं। ए। होमो का मंत्र कौन सा है? ओ। तो ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है इसको। आ, हे, ओ, ई। ई मतलब कंप्लीट। मेरे साथ बोलो। आ, ए, ओ, ई, ई। ओके, अगर आप इन शब्दों को देखते हैं, कल आपको आज के लिए होमवर्क होगा
ये शब्द क्या है मुझे बताना है, स्वर है या व्यंजन है, कल बताना है मुझे, है ना। ये आप जो कुछ भी शब्द उच्चारण करते हैं उसके बेस में ये शब्द होते हैं। अगर आप राम बोल रहे, राम, राम, कौन से दो शब्द आ गए, आ और अम मतलब हेट्रो और न्यूटो आ गया, हेट्रो और न्यूटो आ गया। ओके, श्री बोलते हैं, श्री, श्री बोलते हैं ना, श्री, कौन सा शब्द रह गया, ई। श्री मतलब कंप्लीट न्यूट्रो। आप लिखते हैं ना श्रीमान, लिखते हैं ना श्रीमान, श्री। आप पत्रिका, अगर कोई कोई इनविटेशन आप भेज रहे हैं, श्रीमान, श्रीमती, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट न्यूट्रो। आप उनको रिस्पेक्टफुली दे रहे हैं, कंप्लीट न्यूट्रो, श्रीमान, श्रीमती बोलते हैं ना। मतलब ये फोर्सेस हम साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं, ये पहले से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं। समझ में आ रहा है। तो आज हम थोड़ा सा ये मंत्रास हम यूज करते हैं। अम, या आ, ए, ओ। ओके, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। सो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। हमें 4 बार ये मंत्रा चांट करने हैं, और फोर्सेस को समझ के हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान। इन फोर्सेस का मीनिंग कल आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है फोर्सेस। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए और जस्ट न्यूटो अम मंत्रा। हेट्रो आ मंत्रा। कनेक्टिंग न्यूट्रो हे मंत्रा। हे। होमो ओ मंत्रा। ओ। न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो ई मंत्रा। ऐसे आपको 4 बार चांट करना है और शांत बैठ जाना है ध्यान के लिए। अपना अपना चैंटिंग रहेगा। आज मैं थोड़ा सा मीटिंग जल्दी एंड कर रहा हूँ। सो जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल मेडिटेशन एंड जस्ट आपको सोना है। जस्ट स्माइल, जस्ट कंटिन्यू।